जी अस्सलाम वालेकुम। चौधरी कामरान गिल अपना रकबा के प्लेटफॉर्म से आपके साथ हाजिर है। आज हम प्रॉपर्टी शो का आगाज करने के लिए जा रहे हैं। तो आपने उस प्रोजेक्ट की जो है नॉलेज बेस्ड नहीं की, आपने कहने सुनी बात में जाकर इन्वेस्ट कर दिया। जबकि पैसा कमाने वाले वहां से बर वक्त पैसा कमा के निकल जाते हैं और मासूम पाकिस्तानी जो इन्वेस्टर्स हैं, छोटा इन्वेस्टर जो है वहां पे फंस जाता है। चीजें देखती हैं न्यूज के ऊपर और रूमर्स के ऊपर। एक आम पाकिस्तानी उसको अपने सबसे पहले जो है वो क्या देखना चाहिए ऐसा कि वो रियल एस्टेट सेक्टर में कूद पड़े? प्रॉपर्टी आपको कभी धोखा नहीं देती, नेवर। बिल्कुल ऐसे। आपकी जब अपनी प्रोजेक्ट की अपनी पोर्टफोलियो मैच कर लेंगे ना कामरान भाई, तो आपने देखना है कि आप कितना लॉन्ग उसको होल्ड कर सकते हैं। एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट का काम ही यही है कि आपकी बाइंग एक ऐसे ऑथेंटिक प्रोजेक्ट में और एक ऐसी स्टेज पे करवाए कि एट लेटर स्टेजेस जो है वो आपकी रिटेंशन के साथ साथ आप उसमें प्रॉफिट्स और गेन्स भी हासिल कर सकें। के साथ साथ हमारे बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं सर जो हमसे पूछते हैं कि छोटी इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी पसंद करते हैं बजाते खुद एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी इंस्टॉलमेंट वाले प्रोजेक्ट। तो उनको लगता है कि थोड़े पैसे देके कमेटी भी डल गई और हमारे जो मेन गोल है जायदाद भी बन गई। अंग्रेजी की कहावत है फुट इन द डोर, आपका पैर घुस जाता है प्रोजेक्ट में। फिर अब थोड़े थोड़े पैसे देके आपका एक तरह की कमेटी भी डल गई और उसमें अप्रेजल भी हो जाता है। अगर आपसे पूछें कि आम शहरी के लिए पाकिस्तान में क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हैं, आज से 20 साल पहले अगर आप भुगतिया चौक को कोई बंदा याद करे, ये एग्जैक्टली उस मुकाम पे खड़ा है जहां भुगतिया चौक आज से 20 साल पहले था। इसके ऊपर बहुत जबरदस्त किस्म के प्रॉफिट्स और ऑन मनी लोगों ने एंजॉय किए और इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान प्रॉपर्टी शो जो है वो हम वीकली बेसिस पर आप सब दोस्तों के लिए लेकर आएं और इसमें हम बातचीत करेंगे करंट सिनेरियोस के बारे में, करंट अपॉर्चुनिटीज इन द रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में, और हम आपको मिलवाएंगे रियल एस्टेट के बहुत टाइकॉन्स, बड़े नामों के साथ और ऐसे गुरुज के साथ जो आपकी इन्वेस्टमेंट करने में आपको हेल्प आउट कर सकें। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ पाकिस्तान के मायानाज रियल्टर वहीद रसूल मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने जो है वो तकरीबन 40+ कंट्रीज का जो है वो सफ़र किया हुआ, वहाँ की रियल एस्टेट के बारे में नो-हाउ रखी और वहाँ पर काम भी किया। इसके अलावा आजकल आप जो है वो दुबई के अंदर रिहाइश पजीर हैं और पाकिस्तान की रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर और प्रॉपर्टी के ऊपर गहरी निगाह रखते हैं। तो आइए हम इस्तकबाल करते हैं वहीद रसूल मलिक साहब आपका अपना रकबा प्रॉपर्टी शो पाकिस्तान रियल एस्टेट के अंदर। ये पहली दफ़ा आगाज़ होने के लिए जा रहा है, तो वेलकम टू द शो सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर अस्सलाम वालेकुम। कामरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो मुझे अपना रकबा में इनवाइट करने के लिए और ये मौका देने के लिए कि अपने कम वक्त के अंदर जो एक्सपीरियंस हासिल किया है उसको आपकी ऑडियंस और तमाम तर पाकिस्तानी भाइयों और बहनों के लिए खिदमत में हाजिर हूँ। पहले तो मैं थोड़ा सा एक अपना तारुफ देना चाहूँगा। जी बिल्कुल। 2019 में जब ये रिसेशन शुरू हुई, हम अपने तौर पर तो इन्वेस्टमेंट अमूमन हर कोई करता रहता है, तकरीबन आप समझ लीजिए हर अपने पोर्टफोलियो में एक बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट्स करता है। लेकिन जब ये कोरोना वायरस आया उस दौर में काम भी सारा स्लो हो गया था। एग्जैक्टली। वैसे मेरा खुद जो मेरी इंडस्ट्री है वो मैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, मेरा अपना बिजनेस है दुबई में। लेकिन जब मैंने देखा एकदम फ्री टाइम मिल गया और बिल्कुल मार्केट ने जब टिप ऑफ शुरू किया 2019 के सुपर साइकिल में, वो टाइम था कि जब मैंने इसमें इंटरेस्ट शो किया और अपना फुल टाइम डेडिकेट करके मार्केट को स्टडी करना शुरू किया। वहाँ से हम आगे चलते हैं, जो सुपर साइकिल शुरू हुआ जो आप सबके सामने है, फिर मैंने एक एक प्रोजेक्ट को लेकर स्टडी करना शुरू कर, वहाँ से आगे पूरी जो मेरी आपके सामने हिदमात, आप डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में मेरी आवाज़ सुनते होंगे, और वहाँ से लेके जो है ना हम इसको सफ़र का आगाज़ किया। अभी जो करंट सिचुएशन है मार्केट की, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बाफ़ख्र कह सकता हूँ कि ज़्यादा नहीं तो तकरीबन 500 से ज़्यादा लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हमारे मशवरों के मुताबिक लोगों ने की और उस पर अमल किया और आज भी वो उस पर प्रॉफिट और मुनाफा कमा रहे हैं। और इसी ज़रिए मैं कामरान भाई बताना चाहूँगा कि ये वो प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हमारी इन्फॉर्मेशन एक ब्रॉडर ऑडियंस के सामने जा सके। जी बिल्कुल। ये पाकिस्तान प्रॉपर्टी शो ऑर्गेनाइज करने का भी यही मकसद था कि ऐसे लोग जो एक भेड़ चाल को फॉलो करते हैं और जहाँ लोगों का ट्रेंड ज़्यादा होता है वहाँ पे वो बाइंग स्टार्ट करते हैं एट लेटर स्टेजेस, जबकि पैसा कमाने वाले वहाँ से बर वक्त पैसा कमा के निकल जाते हैं और मासूम पाकिस्तानी जो इन्वेस्टर्स हैं, छोटा इन्वेस्टर जो है वहाँ पे फंस जाता है। तो उनकी नो हाउ के लिए और उनको रियल एस्टेट सेक्टर का एक ट्रू पिक्चर और नॉलेज देने के लिए हमने आगाज़ किया पाकिस्तान प्रॉपर्टी शो का, ताकि हम उन मासूम लोगों को बुरी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने से बचा सकें और उनको राइट टाइम पर राइट इंफॉर्मेशन जो है वो दी जा सके। बिल्कुल। कामरान भाई यहाँ पे पहले मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट और थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा एज एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। पाकिस्तान सभी को मालूम है जब ये पाकिस्तान वजूद में आया तो एक एग्रीकल्चरल कंट्री थी हमारी, बिल्कुल, जो कि अनफॉर्चुनेटली अब ड्यू टू लैंड माफिया, ड्यू टू सोसाइटी कटिंग अब बहुत कम हमारा रकबा एग्रीकल्चर रह गया हुआ है।
लेकिन अगर हम उसी हिस्टोरिकल डाटा को लेकर चले, हम जब फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स और हमारा कॉन्सेप्ट था, आबाओ अजदाद हमारे सबके ज़मीनें वगैरह थी जब हम पार्टीशन के बाद बने, अभी भी वो कॉन्सेप्ट हमारी जहनों में मौजूद है, इनबिल्ट है कि हम चाहते हैं। अब वो ज़री रकबे तो हमारे पास नहीं रह गए, क्योंकि हम लोग अर्बन मूवमेंट हुई, हम लोग शहरों गांव से निकल के शहरों में शिफ्ट हो गए। अभी भी ख्वाहिशात मौजूद है कि हमारी 2-3 जायदादें, साहिब जायदाद, ना कि सिर्फ अपने लिए सेफ्टी नेट होता है, हमने अपने बच्चों की बेहतरीन फ्यूचर के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी शादियों के लिए और अपने रेनी डेज के लिए, कोई ऐसा बुरा वक्त आ जाता है कारोबार के इन्वेस्टमेंट के लिए, रियल एस्टेट से बेहतर कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। बिल्कुल। वो क्यों? वो इस वजह से क्योंकि ये एक आम आदमी, मेरे जैसा, आप जैसा कोई भी बंदा इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। इसके लिए आपको ना तो इंजीनियर होने की जरूरत है, ना तो कोई डॉक्टर होने की जरूरत है, आपके पास थोड़ी सी जहानत और थोड़ी सी इस तरह का प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके जरिए आप राइट इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इसको हम एक तरह के स्लीपिंग इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, क्योंकि आपकी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होती। आपने पैसा लगाया और 4-8 कमाया और आपने अपनी जायदाद और अपने पोर्टफोलियो इंक्रीज कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही है सर। और मैं बहुत सारे ऐसे सनतकारों को जानता हूं जो अपने बिजनेस पोर्टफोलियो के बिल्कुल इक्विवेलेंट जो है वो बैकअप पर प्रॉपर्टी रखते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज इन गुड एंड ऑथेंटिक प्रोजेक्ट्स, ताकि वो रिस्क फ्री कर सकें अपने बिजनेस को। जब उनका प्रॉपर्टी का पोर्टफोलियो जो है वो इक्वलाइज हो जाता है उनके बिजनेस पोर्टफोलियो से, देन वो दोबारा री इन्वेस्ट करते हैं नए बिजनेस के लिए। वो जंप इन करते हैं, उसमें से थोड़ी प्रॉपर्टी को सेल आउट करते हैं और फिर एक नई इंडस्ट्री को जो है वो बिल्डअप करते हैं। और फिर वो कोशिश करते हैं कि उन प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो को जो कि बैक होती है उसके बिजनेस की, उसको वो बढ़ा सकें। जैसे ही वो दोबारा अगेन इक्वलाइज होता है तो वो एक तीसरी इंडस्ट्री लगाते हैं। इसी तरह हमने देखा कि पास्ट 2 और 3 डिकेड्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट बिजनेसेस एक ग्रुप कर रहा है, एक ग्रुप डिफरेंट, जैसे हमने डोसे की हम मिसाल ले सकते हैं, उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, गवर्नमेंट बेकरीज ने बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए और अब वो तकरीबन हर फील्ड में चले गए हैं। तो जो समझदार सनतकार होते हैं वो अपने बैकअप पर अपने प्रॉपर्टी का बैकअप रखते हैं, अपने बिल्कुल उसी इक्वलाइज अमाउंट के बराबर जितनी उनकी अमाउंट होती है या उनकी इक्विटी या एसेट्स होते हैं अपने बिजनेस पोर्टफोलियो के बराबर। तो ये बड़ी अच्छी बात है। यही कॉन्सेप्ट जो है वो हम समझाना चाह रहे हैं एक आम आदमी को और एक आम शहरी को, एक आम पाकिस्तानी को, कि जितना उसका पोर्टफोलियो है उसके बैकअप पर तकरीबन उतनी ही प्रॉपर्टी, प्लॉट्स, इन्वेस्टमेंट, घर, फ्लैट्स और शॉप्स होनी चाहिए, ताकि वो अगर अपनी आज के दौर में जैसे कोरोना के मामला हुए और लोग जो हैं वो अपनी जॉब से जो है वो उन्हें हाथ धोना पड़ा, तो जिन लोगों की शॉप्स थी, रेंटल इनकम्स आती थी, तो वो सरवाइव कर गए। तो ये एक बड़ा अच्छा बैकअप है। और हमारी, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि हमारे जहनों में भी है और हम जो है उसी तरह से ग्रो कर रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी एक स्ट्रेटजी है माशाल्लाह। बिल्कुल कामरान भाई, इसी तरह मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा, 3 नाम इन्हों में ऐड करना चाहूँगा। ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है। ये रियल एस्टेट पाकिस्तान में तो बताया बुनियादी वजूहत, क्योंकि हम एक हिस्ट्री हमारी है, डोनाल्ड ट्रंप, वॉरेन बुफे, आप बिल गेट्स, सबकी हिस्ट्री देख लें। इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून ने पैसा रियल एस्टेट से कमाया है, उनकी जो भी अपनी जिंदगी की मसरूफियत रही हैं। नाम इन्होंने लिए, मैं नाम ऐड कर दूंगा। आज आपको निशात का नाम हर जगह ढूंढते होंगे, वो गाड़ियां बना रहे, रियल एस्टेट में भी आ चुके हैं, गौर में यहाँ पे घर और बिल्डिंग में भी आ चुके हैं, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में जी, उनका न्यूज चैनल भी आ गया। बिल्कुल सर। तो इसी तरह अब मैं थोड़ा सा टाइम लेके, अगर आप मैं इसमें एक बात आपसे जो है वो हमारे सामीन के लिए पूछना चाह रहा हूँ, उनकी गाइडेंस के लिए आप उन्हें गाइड कीजिए कि देखें ये तो बड़े टाइकॉन्स जो हैं वो तो उनके कंसल्टेंट्स होते हैं, उन सर्विसेज लेते हैं आपसे भी माशाल्लाह से, तो वो तो अपनी जो है वो कंसल्टेंसी के मुताबिक अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। लेकिन एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी, उसको अपने सबसे पहले जो है वो क्या देखना चाहिए ऐसा कि वो रियल एस्टेट सेक्टर में कूद पड़े, बजाय इसके कि वो ब्लाइंडली कूदे? उससे बेहतर है कि वो किन फैक्टर्स को मद्देनजर रखे ताकि उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो राइट टाइम पे राइट जगह पे हो। बड़ा बेहतरीन सवाल किया कामरान भाई आपने, और ये सवाल बिल्कुल बखूबी कई बार हमने इसको एड्रेस करने की कोशिश की, और ये प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए मैं एक बेहतर तरीके से बता सकूंगा। सर सबसे पहले कामरान भाई, जो कि आम शहरी है, उसको सबसे पहले ना के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले अपने आप को जानना है। नो योरसेल्फ। नो योरसेल्फ। अपने आप को जानने से मुराद क्या है? आपने देखना है कि आपके ऊपर कोई जिम्मेदारियां, जिसमें कोई माँ बाप की, बहन भाइयों की, बच्चों की, अपने मामला, आपका घर किराए का अपना नहीं है, आपके पास पेटी कैश कितना है, आपके पास रेनी डेज के लिए पैसा कितना पड़ा हुआ है, उनको सब मामला को देखते हुए अपना आपने एक बजट बनाना है। बिल्कुल ठीक। चादर देख के पैर फैलाने वाली कहावत याद होगी आपको ना, अपना एक बजट बनाना है। और होता क्या है, नो योरसेल्फ करने के बाद कि मेरे पास इतनी सलाहियत मौजूद है कि मेरे पास 20 लाख का बजट है, अब आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है कि आपने उससे मैच करता हुआ प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। प्रॉब्लम कामरान में तब पड़ती है जब हमें अक्सर औकात लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमने तो इन्वेस्टमेंट की थी, डूब गई हमारी इन्वेस्टमेंट, माइनस में चली गई।
वो 80% क्या 90% होता यही है कि आपकी प्रोफाइल आपके इन्वेस्टमेंट से मैच नहीं कर रही होती। बिल्कुल यही रीज़न आ रही है एक आम पाकिस्तानी शहरी के लिए कि वो अपनी प्रोफाइल को जो है वो स्टडी नहीं कर पाता। उसे बेसिकली सर ये पता ही नहीं है। उनके नॉलेज के लिए आप हमें बताएं कि जब उसने अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लिया, अपनी लाइबिलिटीज़ और अपने एसेट्स और अपनी सेविंग्स को उसने रियलाइज़ कर लिया, तो फिर वो किस किस्म के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे और उसे किस प्रोजेक्ट्स को टारगेट करना चाहिए और किस तरह की बाइंग करनी चाहिए। बिल्कुल काउन में सबसे पहले तो इसमें आपको पता है कि एक डीएचए का एक पैन पाकिस्तान एक ब्रांड बन चुका हुआ है, सिक्योरिटी के लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से हर बंदा, और यही वजूहत है कि आज का डीएचए का रेट यहाँ पे देखें, जबकि बकाया सोसाइटियाँ 5 वाले का प्लॉट आज भी आपको सेंट्रल पार्क में 40-45 में मिल जाएगा। यही प्लॉट आपको फेज 6 में 1.5 करोड़ 140 का मिलता है। फर्क क्या है? फर्क एक ब्रांड ऑफ कोर्स एमिनिटीज और डेवलपमेंट का भी है। तो सबसे पहले जो पाकिस्तानी को देखना है अपनी पोर्टफोलियो देखने के बाद प्रोजेक्ट का तयन करने के लिए आपकी 3 बुनियादी जरूरत होती है कि आप सबसे पहले प्रोजेक्ट को देखने से पहले प्रोजेक्ट का डेवलपर देखें कि प्रोजेक्ट का जो डेवलपर है क्या वो आया एक ग्रुप है, इंडिविजुअल है, उसका पास ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसके पास लैंड है कि नहीं है। ये तो आज मैं भी एक इश्तिहार लगाता हूँ बड़ा फ्रंट पेज पे कि मैंने ये सोसाइटी लॉन्च किया और मेरे पास लैंड ही ना हो। यही फ्रॉड और ये लैंड इश्तिहार मैंने 5 लाख का जंग न्यूज़पेपर फ्रंट पेज पे लगा लिया, बुकिंग शुरू कर दी, लैंड मेरे पास है नहीं, पोर्टफोलियो मेरा कोई है नहीं बैकग्राउंड का। तो डेवलपर पहली चीज, सबसे पहली चीज आपका डेवलपर को जानना जरूरी है, इनके ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। दूसरी बात आप यहीं से ऐड करना चाहूंगा, जो प्रोजेक्ट अगर आप जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका करंट सिनेरियो क्या है। अक्सर औकात लोगों को पता ही नहीं होता। लोग कहते हैं हमने क्या बना अमीन में इन्वेस्ट कर दिया था, हमारा तो प्लॉट लिटिगेशन में आ गया, हमने तो स्टेट लाइफ फेज 2 में इन्वेस्ट किया था, वो लैंड ही अभी तक डिस्प्यूटेड में जा रहा है। तो आपने उस प्रोजेक्ट की जो है नॉलेज बेस्ड नहीं की, आपने कहने सुनी बात में जाकर इन्वेस्ट कर दिया भेड़ चाल की। तो वो नॉलेज बेस्ड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपने वर्किंग खुद करनी है या फिर एक बेहतर एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट के पास जाके, जो ये प्लेटफॉर्म मौजूद है हमारे, अपना रकबा प्लेटफॉर्म हो गया और प्लेटफॉर्म हो गया, वहां पहुंच के आपने इन चीजों को अपनी असेसमेंट करनी उस प्रोजेक्ट के मुतालिक। प्रॉब्लम कामरा में तीसरी पड़ती है, इन्वेस्टर हमारा बैठा है ओवरसीज पाकिस्तान, उन 3 साल बाद यहाँ पे पाकिस्तान आना होता है, उनके पास अवेयरनेस नहीं है कि प्रोजेक्ट में अभी क्या माइलस्टोन क्रिएट हो चुके हैं। और आखिरी बात में जो है करना चाहूंगा, प्रोजेक्ट की दो चीजें होगी, एक तो होगी प्रोजेक्ट डेवलपर, दूसरा प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड स्टेज का, तीसरा किस स्टेज पे खड़ा हुआ है, क्या आया उसमें पोजीशन है, क्या उसमें अभी डेवलपमेंट चल रही है। चीजें बिकती हैं, मेरा बड़ा फेमस तकिया कलाम बजा देते हैं, चीजें बिकती हैं न्यूज के ऊपर और रूमर्स के ऊपर। ठीक है, आपने देखना है कि अगले क्या मराहल उस प्रोजेक्ट में मौजूद हैं। अब शाकम फ्लाईओवर बन रहा है, उसकी कंप्लीशन के बाद डेफिनेटली उसके इर्द गिर्द की सोसाइटियों में रेट अप्रेजल आना है। इसी तरह मैं आपको मिसाल 2-3 देता हूँ और उसके बाद हम मजीद इसको कंटिन्यू करते हैं। अब मैं बैठा हूँ इस टाइप डीएचए फेज 6 अपना रकबा के ऑफिस में, हम सफर करते हैं फेज 5 से फेज 6, वो जो नवाज शरीफ इंटरचेंज है, आपका 15-20 मिनट ट्रैफिक के क्योस में आपको फंस जाते हैं। जब ये अंडरपास कनेक्टिविटियां होनी है तो इर्द गिर्द सोसाइटियों में रेट अप्रेजल होने हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब एक फाइल है, फाइल के भी हम बात नहीं करते हैं, प्लॉट की बात करते हैं। अभी बैरिया ऑर्चर्ड की हम बात करते हैं और हम तफसील में भी 2 मिनट बात करते हैं। एक प्रोजेक्ट है, आपको पता है कि वहां पे सेक्टर ई बैरिया टाउन अप्रूव हो गया है, सेक्टर ई और एफ अप्रूव हो गया है, तो सबको नजर आ रहा है कि इनकी चीजों के अप्रेजल आने हैं क्योंकि वो आपका प्रोजेक्ट की स्टेज पे खड़ा हुआ है। आज अगर हम बात करते हैं डीएचए मुल्तान की या डीएचए गुजरांवाला की, उसका भी सिर्फ पहला बैलेट हुआ है और अभी वो डेवलपमेंट फेज के ऊपर, तो उसमें जूस जो हम अक्सर औकात वर्ड यूज करते हैं, उस पर गुंजाइश इंक्रीमेंट की मौजूद है क्योंकि अभी वो एक स्टेज किसमें, पहला स्टेज होता है लॉन्च, दूसरा स्टेज आपका आ गया डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट किस हिसाब से, फिर बैलेट, फिर चौथा पोजीशन, फिर उसमें बिल्डिंग बनने लगी आबादी। तो ये 3-4 स्टेज होता है। अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया एक प्रोजेक्ट में जो बिल्डिंग वाले स्टेज में है, उसका आपका बायर सिर्फ 1 है या 2 है, इन्वेस्टर या बिल्डर। लेकिन अगर ऐसा स्टेज है जिस प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट किया है, जिसमें अभी पोजीशन आनी है, अभी डेवलपमेंट फेज है, का बायर आपका इन्वेस्टर भी है, उसका बिल्डर भी है और उसका आम डीलर हजरात भी हैं जो लेते हैं, जिनको पता है कि हम इसकी लॉन्ग होल्डिंग कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो कैमरा में इसमें अगर आप इजाजत दें तो होल्डिंग के मुतालिक मैंने लफ्ज यूज किया, इसमें प्रॉपर्टी आपको कभी धोखा नहीं देती, नेवर। बिल्कुल ऐसे। आपकी जब अपनी प्रोजेक्ट की अपनी पोर्टफोलियो मैच कर लेंगे ना कामरान भाई, तो आपने देखना है कि आप कितना लॉन्ग उसको होल्ड कर सकते हैं। अब अगर मुझे पास पता है कि मैंने अपनी बच्ची की शादी करनी है या फिर मैंने अपनी बच्ची की तालीम के लिए मुझे पैसे दरकार हैं या मेरे कारोबार में कोई स्लंप आ गया है, मैं पैनिक कर जाऊंगा। मेरी वो जो चीज जो मैच्योर 5 साल बाद जाके होना है, उसका जो टाइम लाइन है 5 साल बाद उसका
उसका सारा जूस निकलना है, मैं उसको प्री मेच्योर पौने ज़ाहिर है बेच के निकल प्री मेच्योर कर दूंगा तो उसका तो मैंने मजा लिया ही नहीं। अभी पेड़ उगा ही नहीं, मैंने आम खाया ही नहीं, मैंने दरख्त काट दिया, मैं कैसे कंप्लेन कर सकता हूँ? मैंने तो इसलिए प्रोजेक्ट की स्टेज जानना बहुत जरूरी है, किस स्टेज पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बजाय इसके कि भेड़ चाड़ के पीछे चला जाए या डीलर्स के कहने पे चला जाए, आप सब आम पाकिस्तानियों को उसके स्टेजेस के बारे में डिस्कशंस करनी चाहिए अपनी कम्युनिटी में, अपने डीलर्स के साथ, ताकि आप ये एनालाइज कर सकें कि इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और नॉट। तो आपने अपने पोर्टफोलियो को जाना, अपने प्रोजेक्ट को जाना, उसकी स्टेजेस को जाना और फिर आपने इन्वेस्ट किया तो डेफिनेटली आप अच्छे रिटर्न्स और अच्छे गेन्स और अच्छी आरओआई हासिल करने में श्योरली कामयाब हो जाएंगे। तो इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं सर जो हमसे पूछते हैं कि छोटी इन्वेस्टमेंट के अंदर, आपके तो माशाल्लाह क्लाइंट्स बड़े हैं और वो आपके मामलात उस तरह से हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में हम आम शहरी को टारगेट करते हुए अगर आपसे पूछें कि आम शहरी के लिए पाकिस्तान में क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं या क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है 20 लाख की ब्रैकेट में, 25, 30, 40 लाख रुपए की ब्रैकेट में, या इसको इस तरह से कर लें कि 10 से 20 लाख की ब्रैकेट में कहाँ इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, 30 से 40 लाख की ब्रैकेट में कहाँ इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और 40 से 50 लाख की इन्वेस्टमेंट में कहाँ जो है वो बाइंग की जा सकती है। इस बारे में हमारे सामीन को थोड़ा गाइड कीजिए। जी, कामरान भाई बड़ा अच्छा सवाल किया, ब्रैकेट्स रख दी गई ताकि आसानी हो जाए एक्सप्लेन करने में। आपने कहावत है एप्पल टू एप्पल कंपेयर करना है। आप इंस्टॉलमेंट वाले प्रोजेक्ट को पोजीशन वाले प्लॉट से कंपेयर नहीं कर सकते, आप प्लॉट को फाइल से नहीं कंपेयर कर सकते। तो अभी इस ब्रैकेट के अंदर मैं तो 3-4 चीजें शेयर करता हूँ कि कहाँ अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं ताकि हम उसको इक्वलाइजर के तौर पर कंपेयर करें, ना कि हम कंपेयर करें इंस्टॉलमेंट वाले प्रोडक्ट को पोजीशन वाले प्लॉट के साथ। तो अभी जो बजट है इसमें, अभी हम लाहौर शहर में बैठे हुए हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी जितना भी है वो ट्रैप भी होता है अनफॉर्चुनेटली इंस्टॉलमेंट वाले प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि वो आपको लॉन्च कर देते हैं, उनके लैंड होते नहीं। लेकिन हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी पसंद करते हैं बजाते खुद एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी इंस्टॉलमेंट वाले प्रोजेक्ट, क्योंकि हमारी करेंसी अनफॉर्चुनेटली, अल्लाह करे एक दिन आए कि मैं कह सकूं कि हमारी इंक्रीज होगी, लेकिन हमारी करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है, तो उनको लगता है कि थोड़े पैसे देके कमेटी भी डल गई और हमारा जो मेन गोल है जायदाद भी बन गई। अब आज अगर हम लाहौर के सिनेरियो की बात करें तो मैं लाहौर के स्पेसिफिक फोकस करके बात करूंगा और चीजों पर डिस्कस करते हैं। आज के दौर में जो करंट सिनेरियो है, हम जून के आगाज में तकरीबन पहुंचे हैं, इस टाइम पे बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज आपकी बिलाशुबा जो बन सकती हैं वो लाहौर स्मार्ट सिटी। कल मेरा इत्तेफाक से सियालकोट का सफर हुआ, मैं अपने काम से गया हुआ था और समरियाल के बाद जाके सियालकोट मोटरवे सिटी आती है, उसका रेट चेक किया। जब मैं वापस आया लाहौर स्मार्ट सिटी, कामरान भाई आप यकीन मान के रखिए एक 3 मोटरवे शराब के संगम के ऊपर मौजूद है और उसके इर्द गिर्द सोसाइटियों के आप रेट चेक कर लें, जितनी भी सराउंडिंग में ऐसे गार्डन होंगे और भी जितनी सोसाइटीज होंगी उनके रेट के मुताबिक में आप एक तो पैसे इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं। डेवलपर जो हमने पहले बात की हबीब रफीक है, बिल्कुल ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देख सकते हो उनका जाके जो डेवलपमेंट चल रही है, टॉप ऑफ द क्लास डेवलपमेंट उनकी हो रही है। स्मार्ट सिटी का वर्ड वाकई अमली तौर पे उसको लेके आ रहे हैं स्मार्ट सिटी को। तो लाहौर स्मार्ट सिटी आज भी डिफरेंट उसके पैकेजेस हैं, अर्ली बुकिंग, सेकेंडरी बुकिंग, थर्ड बुकिंग, जिसकी तफसील अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। वो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे, वो इजी ऑन द पॉकेट, जेब पे भी भारी नहीं है, आपने थोड़े से पैसे दिए, इन्वेस्टमेंट किया और उसमें गेन्स मौजूद हैं। हाँ, उसमें अगर आप ये कहें कि आपने इन्वेस्टमेंट किया और कल आपको प्रॉफिट मिल जाए, वो मुमकिन नहीं होगा इस तरह के मार्केट में। लेकिन आप रख के उसका थोड़ा आराम से खेलते हैं, यानी कि 6-8 महीने उसने अप्रिशिएट करना है, माइलस्टोन आ रहे हैं। अभी पोजीशन शायद स्मार्ट सिटी की अनाउंस हुई है, कुछ सेक्टर्स की जहाँ पे शायद पूरी फुली पेड प्लॉट्स हैं, तो उसके बाद कैसे प्लॉट इस रेट पे रह सकता है। तो ये अप्रेजल की तरफ बात है। और रिमेंबर जो पहले बात की, प्रोजेक्ट का फेज कौन सा है, ये डेवलपमेंट फेज पे है, अभी मैच्योर तो हुआ ही नहीं अभी, तो इसमें अभी काफी सारा जो जूस है वो मौजूद है। तो स्मार्ट सिटी एक मैं प्लेटफॉर्म से शेयर करना चाहूंगा। इसमें डिफरेंट जो है प्राइस ब्रैकेट, आप अपनी प्राइस ब्रैकेट के मुताबिक लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर बाइंग कर सकते हैं 5 मरला, 10 मरला, 7 मरला, 12 मरला और 1 कनाल की। तो आपकी जो भी प्राइस ब्रैकेट्स हैं, आप लाहौर स्मार्ट सिटी में आप अपने पोर्टफोलियो को देखते हुए इसमें बाइंग कर सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि इसमें अभी फर्दर आरओआई और रिटर्न्स के चांसेस अभी मौजूद हैं। तो सर ये भी इसके अलावा फर्दर ऑप्शन जो हैं वो हमारे सामीन को बताइए। दूसरी, अगर हम लाहौर में वेस्ट हमारी है शरकपुर रोड, उसके ऊपर जितनी भी सोसाइटियां हैं उनके मामला शायद सभी को बाखूबी मालूम होंगे क्या चल रहे हैं। तो वहां से हमें अवॉइड तो नहीं करना चाहिए अपना पोर्टफोलियो। अगर आप रिस्क टेक कर रहे हैं तो आप उधर जा सकते हैं। अगर आपको मामला आता है कि आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, आपको शुगर का मरीज नहीं है, आपको टेंशन नहीं है, तो आप उधर जा सकते हैं उधर के मामलात में। लेकिन उससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास जो स्टार्टिंग, रिमेंबर जो पहली बात की थी किस फेज में गए, लिबर्टी लैंड्स बेहतरीन प्रोजेक्ट है। एक तो अगर आप एरिया को नजर डालें, सिर्फ उस एरिया जिस एरिया में जिया बगा एरिया में यार एलडीए सिटी अपनी रफ्तार पे चल रहा है और उसने गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट जाना है और उसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी आना है।
कि एक स्टार्टिंग फेज में प्रोजेक्ट है लिबर्टी लैंड। लिबर्टी लैंड में आज इन्वेस्टमेंट आपकी इजी इन द पॉकेट, मेरे ख्याल में टोटल मजमूई तौर पे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, कुछ ऑन मनी, कुछ आपके इनिशियल डाउन पेमेंट, और आपका अंग्रेजी की कहावत है फुट इन द डोर, आपका पैर घुस जाता है प्रोजेक्ट में। फिर अब थोड़े थोड़े पैसे देके आपका एक तरह का कमेटी भी डल गई और उसमें अप्रेजल भी हो जाता है। असल अमाउंट के ऊपर आपका अप्रेजल लाजम क्यों है? कामरान में लिबर्टी लैंड के पीछे डेवलपर कौन है? डेवलपर है इतिहाद टाउन, अगर नहीं भी है जिसके बड़े र्यूमर्स है, यूनियन डेवलपर। और अगर उस रोड पे जाए ना, एक पार्क एवेन्यू सोसाइटी वहां पे है, पार्क एवेन्यू अपोजिट ख्याबान अमीन है। चहार बाग में कौन, चहार बाग नहीं, आगे चिनार बाग आगे पड़ती है, चिनार बाग की बैक टेल लगती है चिनार बाग से रोड, ये पूरी रोड अगर लेक सिटी है सर, पार्क एवेन्यू है, ख्याबान अमीन है, उससे आप जहां पे जिया बगा रोड पर लिबर्टी लैंड की एंट्रेंस बनेगी उससे 1.4 किलोमीटर आगे बहरिया ऑर्चर्ड G5 G6 उसकी टेल लगती है। बिल्कुल। तो इसकी बैक के ऊपर भी सर LDA सिटी की टेल लगती है, और इसी तरह जो है वो एक वक्त आएगा जब सेंट्रल पार्क की टेल जो है वो लिबर्टी लैंड की टेल के साथ मैच हो जाएगी। आज से 20 साल पहले अगर आप भुगतिया चौक को कोई बंदा याद करे, ये एग्जैक्टली उस मुकाम पे खड़ा है जहां भुगतिया चौक आज से 20 साल पहले था। इसने अप्रेजल करना है और यहाँ पे इतना जूस मौजूद है क्योंकि डेवलपमेंट पे काम हो रहा है। इतिहाद टाउन में गया, मैं यकीन मान कर कामरान भाई, मैं बजाते शहरी एज ए विजिटर गया इतिहाद टाउन, आप जाके देखें अंडरग्राउंड वायरिंग, बेहतरीन शहर है, बेहतरीन डेवलपमेंट, हर चीज अंडरग्राउंड है और बेहतरीन बुलेवर्ड है। और इनकी खसूसियत ये है कि ये डेवलपमेंट बहुत तेजी और बर्क रफ्तारी के साथ करते हैं। इतिहाद टाउन भी इन्होंने 2 साल का वादा किया था डेवलपमेंट कंप्लीट करके डिलीवर करने का, बट इन्होंने 2 साल से पहले ही कर दिया और उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्रॉफिट्स और ऑन मनी लोगों ने एंजॉय किए। और एक्सपेक्टेड है कि लिबर्टी लैंड के अंदर भी जो है वो आप बेहतरीन जो है वो बाइंग अगर करते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म के ROIs और रिटर्न्स हासिल होने में आपको इंशाल्लाह ताला वो हेल्प आउट होगा। तो इसके अलावा सर ये तो हो गई एक छोटी ब्रैकेट्स की बात। इसी तरह जो हमारे ओवरसीज क्लाइंट्स हैं वो कैश के ऊपर बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं, तो उनकी जो है अमाउंट 10 मिलियन से 11 मिलियन, 12 मिलियन, 13 मिलियन की जो ब्रैकेट है, इसके अंदर आपकी क्या रिकमेंडेशंस हैं ऐसे क्लाइंट्स जो कैश के ऊपर जो है वो बाइंग करना चाहते हैं? अच्छा कामरान भाई, अभी हम सिर्फ फिर नहीं तो फाइल्स में बेहतर ऑप्शन हमारे पास है, हम प्लॉट्स पे बात कर रहे हैं क्योंकि प्लॉट्स में ज़्यादा लोग सिक्योर फील करते हैं फाइल्स में। तो हम प्लॉट्स की इस ब्रैकेट में बात करें तो आज आपके दौर में लाहौर शहर में मिनिमम भी 10 लाख रुपए मरला से कम कोई चीज रह नहीं गई हुई, ये मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है जी, आम आबादियों में। और अगर आप एक अप एंड एरिया में, अप एंड एरिया तो नहीं कहना चाहिए, अगर आप दूसरे एरिया में जाते हैं DHH सोसाइटियों में 20 लाख रुपए मरला रेट चल रहा है वहाँ पे, बिल्कुल ऐसे। तो अगर हम इस ब्रैकेट में लेकर चले तो अब हमने इसमें देखना है कि ये ब्रैकेट सेट हो गया कि कम अंडर प्राइस चीजें कौन सी हैं। बहरिया ऑर्चर्ड सर, बहरिया ऑर्चर्ड के मामला शाखा फ्लाईओवर तकरीबन कंप्लीशन की तरफ है, मैंने देखा तो नहीं, रिसेंट विजिट नहीं हुआ, लेकिन उसके मामला तेजी से डेवलपमेंट की तरफ चल रहा है। तो बहरिया ऑर्चर्ड जो एक पूरा एक 1, 2, 3, 4 जो एरिया है ये बेहतरीन है। आज मेरे ख्याल में गालबन रेट सुबह में देख रहा था 45 से 50 लाख का 5 मल्ले मेरे ख्याल में ये रेट का ब्रैकेट है, वो आप बेहतर बता सकते हैं। अच्छा प्लॉट, और इसी तरह 10 मल्ला आपको 80, 70, 80, 85 की ब्रैकेट में बेहतरीन प्लॉट जो है वो आपको प्लॉट को मिल जाता है। अब मेरा सवाल आप सब लोगों से है, जो बात हमने की अभी कि 20 लाख रुपए मल्ला रेट चल रहा है और आप सब एक अंदाजा लगा सकते हैं, तो ये वो बुनियादी वजूहत है कि एक तो डेवलपमेंट के एतबार से एक अर्ली स्टेज पे है और जो माइलस्टोन मौजूद है। ये जो रोड जा रही है बहरिया ऑर्चर्ड जिसका हम जिक्र करें, इस रोड ने डबल होना है। बिल्कुल, ये जो रोड पूरी जा रही है ये आने वाले वक्तों में इस तरह नहीं रहेगी। जो टेल आप बात करें LDA सिटी इधर लगती है, जिया बागा वाली रोड इधर बहरिया ऑर्चर्ड लगता है, जहाँ लिबर्टी लैंड भी आ रहा है, इस रोड ने आगे चौड़ी होना है एट सम पॉइंट। मेरे पास इसका ये नहीं करा, मैंने अनाउंसमेंट कर दिया, ये फ्यूचर में डबल होने के इम्कान मौजूद है क्योंकि LDA सिटी का बैक लग रहा है, जिया बागा है और इधर इस साइड पे बहरिया ऑर्चर्ड में आज अगर आप लेते हैं कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जिस हिसाब से ऊपर जा रही है, 10 मल्ले का प्लॉट आपको 70-80 में आपके लिए एक तरह के ये तोहफे से कम नहीं है। बिल्कुल उधर मामला जरूर होंगे। पोसेशन प्लॉट जबरदस्त पोसेशन है, ऑलरेडी घर बन रहे हैं, मॉल्स बन रहे हैं, कमर्शियल मार्केट्स बन रही हैं वहाँ पे, और मस्जिद ऑलरेडी मौजूद है, पार्क्स मौजूद हैं, खुली सड़कें मौजूद हैं, बेहतरीन फजा है और एक्सेस भी बड़ी अच्छी है उसकी। अड्डा प्लाट से आप उतरे रिंग रोड तो आप हार्डली जो है वो 7 to 10 मिनट्स में आप बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर होते हैं, तो रिंग रोड के थ्रू आप पूरे लाहौर के अंदर कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। यहीं से मैं ऐड करूंगा, मैं इत्तेफाक से मेरा लेक सिटी जाना हुआ और जब मैंने रेट चेक किया कामरान भाई, लेक सिटी का रेट 80 लाख 90 लाख, लेक सिटी भी उसी जगह पे मौजूद है ना, 5 मल्ले 80 लाख 90 लाख 5 मल्ले का प्लॉट है। तो अब जब लोग लेक सिटी में बाय कर लेंगे 80 लाख का 5 मल्ले, तो डेफिनेटली वो डिस्करेज होंगे और उनको उस तरह से ROIs नहीं मिल सकेंगी। यही बात समझने की है, एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट का काम ही यही है कि आपकी बाइंग एक ऐसे ऑथेंटिक प्रोजेक्ट में और एक ऐसी स्टेज पे
करवाए कि एट लेटर स्टेजेस जो है वो आप की रिटेंशन के साथ साथ आप उसमें प्रॉफिट्स और गेन्स भी हासिल कर सकें। तो इसी सिलसिले में जो है वो हमारे जो कंसल्टेंट्स होते हैं, आप उनके साथ जो है वो आप बरमला इजहार किया करें, बात किया करें, अपनी पोर्टफोलियो को उनके साथ डिस्कस किया करें। मैं यहाँ स्क्रीन पर वहीद मलिक साहब का नंबर भी आ रहा है, अगर आप इनसे बात करना चाहें तो आप अपना पोर्टफोलियो इनके साथ डिस्कस करके फर्दर अपनी बाइंग जो है फ्यूचर की सिक्योर कर सकते हैं। तो यही एक फ़र्क होता है एक डीलर में और एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट में। तो आप जिस तरह से अगर बीमारी का सामना करना पड़ता है इंसान को, अल्लाह सबको सेहत दे, तो वो एक आम जो है वो कंपाउंडर से जो है वो दवाई लेना आप पसंद नहीं करते, तो आप जो है वो किस तरह से ये पसंद कर सकते हैं कि आप एक आम डीलर से जो एक भेड़ चाल के पीछे खुद चल रहा है और उसकी खुद वर्किंग नहीं है और उसको प्रोजेक्ट के बारे में नो हाउ नहीं है, प्रोजेक्ट की स्टेजेस के बारे में नो हाउ नहीं है, उसे ये नहीं पता कि मेरे क्लाइंट की जो है बाइंग बनती है या नहीं बनती, उसका बजट है या नहीं है, वो इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट्स में इन हो सकता है या नहीं हो सकता, और वो फर्दर होल्डिंग जो है वो किसी ऐसे कैश के प्रोजेक्ट में 3 से 5 साल की कर सकता है या नहीं कर सकता, और वो आपकी उस प्रोजेक्ट में बाइंग करवा देगा, तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा। आप जो है वो धड़म से गिरेंगे, औने पौने आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करके वहाँ से निकलेंगे, तो आपका रियल एस्टेट सेक्टर से, प्रॉपर्टी से जो है वो एतमाद जाता रहेगा। मैं यही आपको जो है वो ये तालीम देना चाह रहा हूँ, नो हाउ देना चाह रहा हूँ कि अपने डीलर से आपने एक कंसल्टेंट पे शिफ्ट होना है। नो डाउट आप तो ये माशाल्लाह कंसल्टेंसी जो है वो वहीद मलिक साहब जो हैं 40 मुल्कों से ज़्यादा इन्होंने जो है वो सफ़र किया हुआ है, घाट घाट का पानी पिया हुआ है, तो रियल एस्टेट मार्केट को बड़े बेहतरीन तजर्बे और गहरी निगाह के साथ समझते हैं, और यहाँ जब भी पाकिस्तान में तशरीफ़ लाते हैं तो एक दिन भी जो है वो इनका ज़ाया नहीं जाता, सुबह से लेकर रात तक, और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में जो है वो अभी पाकिस्तान में आके आपने कितने शहरों में जो है वो सफ़र कर लिया? सर सियालकोट, भावलपुर, मुल्तान, गुजरांवाला और लाहौर में काफ़ी सोसाइटी विजिट मैंने किए हैं काफ़ी, तो ये इन 4 में क्या। अच्छा, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो कामरान मैंने बात की, डीलर, एक चीज़ आपने अल्फाज भी याद रखते हैं, डीलर जो होता है आपको अमूमन, सब नहीं कह रहा, वो चीज़ बेचता है जो उसके पास होती है। जी हाँ, कंसल्टेंट वो तारीफ भी उसी चीज की करता है और वो लोगों को चिपका देता है। रियल्टर डीलर वो चीज दिखाता है आपकी प्रोफाइल, आपके बजट के मुताबिक। यही तो आर्ट है कि आपके बजट के मुताबिक, आपके मेयार के मुताबिक, आपको जानने के बाद वो चीज दिखाए आपको, ना कि सिर्फ कि मेरे पास ये चीज मौजूद है, मैं ये चीज पिच कर दूं। तो उसमें बस यही है कि अभी रिसेंटली कोयटा का एक्सपो, अगर 2 मिनट ज्यादा दें, मैं उस पर भी थोड़ा भूल गया था शायद जिक्र करना, कम बजट में इंस्टॉलमेंट में कोयटा में भी एक्सपो हुआ है, वो भी बड़े बेहतरीन डीएच, एक पैन पाकिस्तान ब्रांड है, पूरे पाकिस्तान पर इन्वेस्टमेंट होती है, इस पे भी मेरे ख्याल में ऑन मनी बैलेट हो ना इसका। हाँ जी, तो ये डीएच कोयटा का जो बैलेट है, अगर जो लोग थोड़े से अवॉइड करते हैं दूसरी सोसाइटी में जाने में, तो ये जो कोयटा का बैलेट एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। भावलपुर के प्लॉट्स निकले मेरे ख्याल में, मुल्तान के इंस्टॉलमेंट के प्लॉट्स निकले, नॉट हैवी ऑन द पॉकेट, थोड़ी सी रकम दे के आपने वो जो एक अल्फाज है अपना पैर घुसा लिया अंदर, फिर हम थोड़ी थोड़ी रकम दे के एग्जिट पॉइंट्स होते हैं। एक फुल अमाउंट तो आपने 1.5 करोड़ देंगे तो प्लॉट मिलेगा, यहाँ पे आपने थोड़े पैसे दिए 20-30 लाख रुपए, जिस भी स्टेज पे जाके आपको हुआ आपने एग्जिट मान लिया अपने अपना। तो ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है जो कोयटा के एक्सपो के प्लॉट्स निकले मेरे ख्याल में इस टाइम पे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और स्पेशली जो हमारे ओवरसीज क्लाइंट हैं वो ख्वाहिश रखते हैं कि डीएचएस के अंदर ही बाइंग करें क्योंकि वो सिक्योर फील करते हैं, तो उन क्लाइंट्स के लिए जो है ये बड़ी अच्छी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि वो डीएचए मुल्तान, बहावलपुर और डीएचए गुजरांवाला के अंदर डिफरेंट इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर बाइंग कर सकते हैं, ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर भी रहे, महफूज भी रहे, और जैसे जैसे आप उसकी इंस्टॉलमेंट पे ऑफ करेंगे अपनी सेविंग्स में से, तो आप एट लेटर स्टेजेस प्रोजेक्ट मैच्योर होने के साथ साथ आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 2x 3x गेन भी हासिल कर सकेगी। तो सर हमारे सामाईन को जो है वो होल्डिंग के हवाले से जो है वो थोड़ी आप ब्रीफ करें कि होल्डिंग, रियल एस्टेट में होल्डिंग किसे कहते हैं और कब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में ज़रा तालीम फरमाएं। जी, आजकल का जो सिनेरियो बन गया ना, पहले तो होल्डिंग जरूरत ही होती थी, आपने आज प्लॉट लिया, हफ्ते 1.5-2 के अंदर आपको उसकी गेंद नजर आने लगे, जो सुपर साइकिल चला, चीजें डबल ट्रिपल हुई हैं। आज मैं समझता हूँ जो करंट मार्केट सिचुएशन बन गया, और थोड़ा मैं इसमें ऐड करूंगा कि करंट मार्केट सिचुएशन, कोई मार्केट में स्टैग्नेशन नहीं आई, एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत सारे हैं, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, बजट की आमद है और आपकी करेंसी डेप्रिसिएशन, ये 3 फंडामेंटल फैक्टर्स मार्केट के अभी थोड़े स्टैग्नेट हालात हैं। जो इन्होंने क्लियर होना है, मार्केट अभी अपनी उस बर्क रफ्तारी से वापस आ जाएगी, उस रफ्तारी से तो नहीं लेकिन काफी ज्यादा पॉजिटिव चीजें आना शुरू हो जाएंगी। तो होल्डिंग अभी जो कोई इन्वेस्ट करता है किसी भी प्रोजेक्ट में, उसको कम से कम 12 से 18 महीने का विजन रखना है, 12 से 18 महीने का विजन रख के फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड, ठीक है। और लॉन्ग टर्म तो सर आप
चकवाल में या सरगोदे में कहीं भी जाके जरी रकबा भी ले लेंगे, उसने अप्रिशिएट करना है। क्योंकि हमारा पाकिस्तान में ये, अब आप नजर घुमाए, मैं लाहौर में आता हूँ ना कामरान भाई, 80% हर मार्केट में 12-13 डीलर है, काम ये चल रहा है। जी बिल्कुल। मैं खुद, हर कोई, आप लोग, हर कोई अपनी कैपेसिटी में इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में कर रहा है, ये काम रुक नहीं सकता। तो जो आप होल्डिंग की बात कर रहे हैं, अगर हम लाहौर की बात करें, लाहौर में जगह नहीं रहेगी हुई। मैं परेशान हूँ, जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गई है, उसे रिवर्स नहीं होना इतनी आसानी से, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल इन्फ्लेशन आई, इसने रहना है अनलेस एंड रिसेशन आ जाती है। तो होल्डिंग की बात करें तो कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सही जांच पड़ताल करके प्रोजेक्ट में, कम से कम 12 से 18 महीने शॉर्ट टर्म, उसमें आपको 18 से 25% ROI मेरी तरफ से, एक मैं कह रहा हूँ डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट मुतवक्को है, 18 से 25% ROI 12 से 18 महीने के अंदर अभी भी मार्केट में इतनी जान मौजूद है कि आपको मिल सकता है। प्लस अक्सर लोग ROI नहीं देखते, लोग अपनी एक पोर्टफोलियो बनाते हैं कि भाई मेरे बच्चों के नाम, रास्तों के तौर के ऊपर मैंने बच्चों का नाम कर दिया, रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट प्लान, कंस्ट्रक्शन करूंगा बाद में जाके। तो सिर्फ जाविया ये नहीं होता कि मैंने ROI देखना है। मैंने आज अगर 12-13 प्लॉट अपनी जॉब में या अपने जो भी कारोबारी मसरूफियत बना लिए, रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ में घर बना के बेचूंगा, तो पोर्टफोलियो बनाए जाते हैं। तो ROI के हिसाब से लॉन्ग टर्म अगर हम आज बोले तो 2 से 3 साल का विजन लॉन्ग टर्म है, जो कोई अरसा नहीं है। 2 से 3 सालों में आज आप गुजरांवाला ले लें, आप भावलपुर ले लें, चलो भावलपुर का हम बाद में बात करते हैं, गुजरांवाला ले लें, प्रिज्म ले लें। अभी प्रिज्म में आपको 1 कनाल का प्लॉट 270-290 के ब्रैकेट में गालबन मिल जाता हो। पोजीशन लोग कहते हैं 20 साल से नहीं आई, आप जाकर ऑन ग्राउंड अभी यहाँ से चले जाके देख के आए, बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी, लेकिन अब अनकरीब आने वाली है। तो माइलस्टोन्स की बात है, जिन प्रोजेक्ट्स में माइलस्टोन आ रहा है तो आपको बाइंग भी उन्हीं प्रोजेक्ट्स में करनी चाहिए, अपने पोर्टफोलियो, अपने इनकम और अपनी होल्डिंग को देखते हुए। तो ये हमने आज कोशिश की सर कि हम अपने पाकिस्तान के आम शहरियों को रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में तालीम दे सकें, इंफॉर्मेशन दे सकें और कुछ ऐसे फंडामेंटल्स को डिस्कस कर सकें जो अभी तक हमारे आम पाकिस्तानी शहरी जिनसे अभी वाकिफ़ नहीं थे। वहीद मलिक साहब ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से करंट सिनेरियोज को डिस्कस किया, पॉलिसीज़ को डिस्कस किया और आपकी प्रोफाइल मैनेजमेंट को डिस्कस किया। आई होप कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। इस सिलसिले में आपकी कोई भी रिकमेंडेशंस हो, कोई आपकी हमें आरा हो तो हम उसे वेलकम करेंगे और इंशाल्लाह फर्दर अपने शोज़ के अंदर जो है वो हम उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा शो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके फैमिली मेम्बर्स नुकसानात से बच सकें। थैंक यू वेरी मच वहीद मलिक साहब, आप दुबई से स्पेशली आए हमारे इंटरव्यू में शामिल होने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। शुक्रिया सबका, कामरान भाई शुक्रिया आपका, थैंक यू जी।